हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन शॉर्ट वीडियो ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सो ऑब्वियसली अगर आप थंबनेल देखे होंगे तो जानते होंगे कि आज का वीडियो में हम यूनिट नंबर फर्स्ट का वन शॉट अपलोड करने वाले हैं। तो वन शॉट वीडियो ऑफ यूनिट फर्स्ट का अपलोड करने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर थर्ड और फिफ्थ है उसका वीडियो मतलब वन शॉट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यूनिट नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि हमने यूनिट नंबर फिफ्थ थर्ड डाला, उसके बाद फिफ्थ डाला। डालने का मतलब एक ही रीज़न था कि जो यूनिट नंबर थर्ड था उसमें बहुत लेस कंसेप्ट और लेस मतलब कंटेंट है, तो हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया। उसके बाद यूनिट नंबर फिफ्थ थोड़ा इजी है क्योंकि आप जो बेसिक सिग्नल सिस्टम में पढ़े होंगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स तो वही था, तो उसे हमने कवर किया। अब जो है हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट, यहाँ से हमारा कंट्रोल सिस्टम का सीक्वेंस स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका कंटेंट है यूनिट नंबर फर्स्ट का ये है। तो बिफोर दैट मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ ओनली डेडिकेटेड फॉर AQ एग्जामिनेशन एंड यू नो कि AQ का जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन शॉट हमने बनाया है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे नहीं जाते हैं, तो उस टॉपिक को हमने अभी अवॉइड किया है, लेकिन अगर हमारे को टाइम मिलेगा देन हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कवर करने वाले हैं। मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एग्जांपल उसके पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। देन ये जो आपका टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना, और फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जो है, मतलब ये जो है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हमने इस वीडियो में नहीं लिया है। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम जिसके एप्लीकेशन एंड कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। फिर से हम जो आपका ये मतलब रिडक्शन ब्लॉक टेक्निक है, अभी आप आगे पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से हम ट्रांसफर फंक्शन सॉल्व करते हैं, इसको हमने कवर किया है। फिर से सिग्नल फ्लो मतलब मेथड से मेसन फार्मूला मेसन गेन का हम यूज़ करके जो ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतने चीज़ को मतलब कवर करने वाले हैं, एज वेल एज जो लास्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC एंड DC मोटर, ये जो है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेनली एज यू नो कि हमने लिखा भी है कि AQ जो आपका मतलब एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम वन शॉट डाल रहे हैं। ऑब्वियसली आप इस वीडियो को देखेंगे तो बिफोर स्टार्टिंग मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए पूरा कंटेंट रेडी है। कंटेंट रेडी करने में मुझे 1 से 2 दिन लगता है, और उसके बाद मैं इस वीडियो का वन शॉट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका जैसा भी फीडबैक हो प्लीज़ फीडबैक एक कमेंट दीजिए कि आपको कितने समझ में आता है या नहीं आता है। अगर आता भी है तो मतलब कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि आपको और समझ में आए। मेनली मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो लेट्स फर्स्ट वी गॉट टू नो, मतलब हम पढ़ेंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। देखिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ डिज़ायर आउटपुट, मतलब देखिए कंट्रोल सिस्टम यहाँ से हम समझाएं आपको। तो सबसे पहले देखिए कोई भी चीज़ हम मतलब किसी भी चीज़ को इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट देने के बाद उसमें कंट्रोलर लगाते हैं, कंट्रोलर प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। तो ओपन और क्लोज लूप मतलब क्या, ओपन और क्लोज लूप मतलब देखिए यहाँ से हम आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ से देखिए हम कुछ इनपुट दिए, रेफरेंस इनपुट, यहाँ पे ये जो है समिंग पॉइंट कहते हैं। अभी हम सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। उसके बाद एम्पलीफायर जो भी हमारा ये कंट्रोलिंग प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट लगा। अगर देखिए हमारा जो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई अगर फीडबैक नहीं है, मतलब फीडबैक नहीं है, तो वो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होगा। लेकिन अगर कोई भी कंट्रोल सिस्टम है इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर हम फीडबैक यूज करते हैं, मतलब हमारा इनपुट जो है आउटपुट जैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हम उसे मतलब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। तो ये हमने अभी आपको कंसेप्चुअली समझाया, जो थ्योरेटिकली लिखा है वही जो हमने समझाया वही इसमें भी लिखा होगा। तो चलिए इसको समझते हैं, और उसके बाद मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम इस यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली इस यूनिट को कवर करने में भी मुझे 40 से 45 मिनट लगेगा, तो उतना पैसेंस बनाइए। अगर उतना आप वीडियो को देख लेते हैं तो ऑब्वियसली आप यूनिट नंबर फर्स्ट के मोस्टली आप टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में यही लिखा है कि इन दिस सिस्टम द आउटपुट इज़ नॉट कंपेयर विद द रेफरेंस इनपुट। जैसा मैंने बताया था कि इसमें कोई भी फीडबैक नहीं लगा होता और किसी से कंपेरिजन नहीं करता है, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता है हमारा, इसी को ओपन लूप सिस्टम कहते हैं। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, इन क्लोज लूप सिस्टम जब मतलब कंट्रोल एक्शन, वहाँ पे कंट्रोल एक्शन होता है और आउटपुट जो होता है डिपेंड होता है इनपुट, मतलब इनपुट जो होता है डिपेंड होता है आउटपुट के वैल्यू पे। तो यही यहाँ समझाने की कोशिश किया होगा। देखिए हम यही मतलब डिफिनीशन यही लिखा होगा
कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं कि द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सिस्टम विदाउट फीडबैक। बस इतना आप लिख दीजिए, विदाउट फीडबैक कोई भी कंट्रोल सिस्टम अगर ऑपरेट हम करते हैं तो उसे हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें कि कोई फीडबैक नहीं होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डिज़ायर आउटपुट, आउटपुट पे इस थोड़ा सा भी हमारा जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का हम मतलब डायग्राम बनाएं तो इनपुट, कंट्रोलर, कंट्रोलिंग प्रोसेस और आउटपुट, देखिए इसमें कोई फीडबैक नहीं लगा है और हमारा आउटपुट जो है इनपुट पे थोड़ा सा भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो इसे हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। एग्जांपल के लिए अगर हम आपको बताएं तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, मतलब वॉशिंग मशीन जो आपके घर में होगी अगर ऑटोमेटिक भी है तो आउटपुट रिपीटमेंट नहीं करेगा, मतलब उसमें टाइम सेट किया उतने टाइम के बाद ऑफ हो जाएगा, तो उसमें पहले से आप सेट कर रहे हैं। आउटपुट जो है आपका वॉशिंग मशीन का वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप उसमें कितना कपड़ा डाले हैं, कपड़ा अगर ज़्यादा डाले हैं तो उसको कितना स्पीड से रन करना चाहिए। अगर उसमें फीडबैक लगा और ऑटोमेटिक जो आपका इनपुट है वो चेंज होता है तो उसे हम कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल्स वो क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर है, ये जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आएंगे। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की हम बात करें तो देखिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जिसमें फीडबैक हो और फीडबैक जो है मतलब जो उसमें फीडबैक लगा हो और फीडबैक टोटली डिपेंड करे आउटपुट का इनपुट से। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मान के चलिए हम एयर कंडीशन ले लेते हैं। जैसे हमारा इनपुट में टेम्परेचर हम कुछ भी दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा एयर कंडीशन है, टेम्परेचर जो है एयर कंडीशन का ऑटोमेटिक अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो वो जो है आउटपुट जो है डिपेंड कर रहा है इनपुट पे। तो ये सबसे पहले ये देखिए, इसे हम समिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे हमारा फीडबैक जो होता है पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, नेगेटिव फीडबैक भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा फीडबैक पे टोटली डिपेंड करता है और जो भी फीडबैक पे डिपेंड करता है उसे हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो यही मतलब डिफिनेशन यही लिखा होगा, पढ़ अगर आप पढ़ेंगे भी तो ये लिखा होगा कि डिपेंड ऑन द डिज़ायर आउटपुट, आउटपुट पे इनपुट अगर डिपेंड करे तो उसे हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। और जब भी ओपन लूप क्लोज लूप आपके एग्जाम में आए तो ये डायग्राम बनाना ना भूले। अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आता है तो इस डायग्राम को आप बनाएंगे, अगर क्लोज लूप आपका मतलब आता है एग्जाम में 1 नंबर में तो आप इस डायग्राम को बनाएंगे। और इसके एग्जांपल जो हैं बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। एयर कंडीशन में इनपुट और आउटपुट के बीच में फीडबैक लगा होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है ऑटोमेटिकली हमारा मतलब जो हमारा इनपुट है वो अकॉर्डिंग टू आउटपुट मतलब सेटअप होता है। और जो इलेक्ट्रिक आयरन में भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा उसमें थर्मोसेट लगा होता है। आज के जो एडवांस्ड मतलब जो फ्रिज आ रहे हैं आप देखे होंगे उसमें मतलब क्या उसमें लगा होता है हमारा थर्मोस्टेट। तो ऑटोमेटिकली कोई भी प्रोसेस हो तो उसे हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में कहेंगे। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके हम बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए हम इस पर इतना टाइम दे रहे हैं, नहीं तो टाइम देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली हम कह सकते हैं कि जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। और जो हमारा मतलब क्लोज लूप सिस्टम होता है उसमें फीडबैक होता है। इसलिए अगर फीडबैक होता है तो आउटपुट जो है डिपेंड करता है हमारे इनपुट पे। दूसरा अगर डिफरेंस की हम बात करें तो इट्स नॉट मच एक्यूरेट, जो हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो उतना एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, लेकिन हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम होता है वो बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू देता है। उसके बाद तीसरा डिफरेंस की हम बात करें तो जो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है वो इट्स वेरी सेंसिटिव टू मतलब ईरर एंड डिस्टर्बेंस। अगर थोड़ा सा भी ईरर या डिस्टर्बेंस हुआ तो ये बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ये बहुत ही लीस्ट सेंसिटिव है क्योंकि इसमें फीडबैक हम लगाए हैं और फीडबैक जो है चेंज होता रहता है आउटपुट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसका जो बैंडविड्थ होता है हमारा ओपन लूप सिस्टम का वो जो होता है स्मॉल होता है, लेकिन हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम होता है उसका बैंडविड्थ जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारा ओपन लूप का सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर तो होता है ईजी मतलब आसान होता है और सस्ता होता है। जो हमारा मतलब अगर फीडबैक आप लगाएंगे नहीं तो आप सोच सकते हैं उसका सस्ता तो मतलब वो कॉस्टली होगा ही नहीं, लेकिन जो अगर क्लोज लूप सिस्टम की बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली होगा। तो आप देख सकते हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन क्लोज लूप सिस्टम एंड कंट्रोल लूप सिस्टम। तो अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में लिख लेंगे और वन शॉट में सभी चीज़ को कवर करना इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड जॉब फॉर मी, बट लेट्स सी आई एम डूइंग सो। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वॉशिंग मशीन एंड ट्रैफिक सिग्नल जैसे आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है उसमें टाइम लगा हुआ है, 5 मिनट में इधर 5 मिनट इधर 5 मिनट इधर के लिए ऑन होगा ऑफ होगा। तो ये जो होता है ऑटोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिकन या जो मतलब हाईली डेवलप्ड कंट्री है उसमें ट्रैफिक लाइट में मतलब वो डिपेंड करता है कि किधर ज़्यादा डेंसर है मतलब किधर ज़्यादा जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग वो मतलब उसमें टाइमिंग सेट होता रहता है। तो जो ट्रैफिक लाइट है वो कंट्रोल लूप सिस्टम भी हो सकता है, ओपन लूप सिस्टम भी हो सकता है। तो अगर क्लोज लूप सिस्टम की हम बात करें एग्जांपल के लिए तो आप याद कर सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है और ऑटोमेटिक गियर सिस्टम, ये जो होता है आपका क्लोज लूप सिस्टम में आएगा। तो पहला कंसेप्ट सबसे पहला कंसेप्ट देखिए मे भी कितना टाइम लगा,
हमें 9 मिनट लग गया, मे भी 10 मिनट लगा पहला, लेकिन आपका टॉपिक जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल हमने आपको अपना 100% दे के समझाने की कोशिश किया। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और बिना स्किप किए देख रहे होंगे तो आपको समझ में ना आए, समझ में बिल्कुल आया होगा। तो उसके बाद सेकेंड हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ट्रांसफ़र फंक्शन जो है आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि आप थर्ड ईयर में हैं। ऑब्वियसली थर्ड ईयर में आते आते आप सिग्नल सिस्टम पढ़े होंगे, और सिग्नल सिस्टम में पढ़े होंगे तो आपको ट्रांसफ़र फंक्शन मालूम ही होगा। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन लेप्लास फॉर्म इज नोन एज ट्रांसफ़र फंक्शन। यहाँ लेप्लास फॉर्म में दिया है, जो आउटपुट होता है ये C/S आउटपुट होता है, और R(S) ये जो होता है इनपुट होता है। इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG मेथड। सॉरी, ये कहाँ से SFG आ गया? जस्ट 1 मिनट। हाँ हाँ, तो अभी देखिए जो मतलब हम ट्रांसफ़र फंक्शन जो सॉल्व करने वाले हैं वो दो मेथड सॉल्व करने वाले हैं। एक जो है ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक होता है, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, इसमें हम ब्लॉक को रिडक्शन करके हम करने वाले हैं। जैसे देखिए, ये करने से पहले ब्लॉक जहाँ पे यहाँ पे अभी स्टार्ट होगा, देखिए ब्रांच पॉइंट ब्लॉक रिडक्शन जैसे टेक्निक है। ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक पढ़ने से पहले जैसे ये देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको ये जो 10 रूल्स हैं, 3 रूल हैं, ये 3 जो हैं प्रॉपर्टी हैं, कह सकते हैं ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक के कुछ रूल हैं, इनको याद करना होगा। जब याद करेंगे तो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक पहले पढ़ेंगे। ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से आप जो है ट्रांसफर फंक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG पढ़ने वाले हैं। SFG में मेसन गेन फार्मूला आएगा। मेसन गेन फार्मूला से बहुत ही आसानी से आप थोड़ा ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो हमारा मेसन गेन फार्मूला होता है बहुत ईजी होता है। दोनों से हम ट्रांसफर फंक्शन बहुत ईजिली हम निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ये हमने बताया है कि जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में आउटपुट का रेशियो इनपुट से होता है, जहाँ पे इनिशियल कंडीशन 0 लेते हैं, उसे हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ट्रांसफर फंक्शन के कुछ एडवांटेज दिए होंगे जो कि आप जानते होंगे, कि जो स्टेबिलिटी एनालिसिस कैन बी इजीली कैरिड आउट, मतलब ट्रांसफर फंक्शन से हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच अलाउ कन्वर्टिंग इंटीग्रल, मतलब बहुत ईजिली हम ट्रांसफर फंक्शन का रेशियो लेके हम स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। अप्लाइड टू ओनली लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, मतलब अप्लाइड ओनली टू लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में ही केवल इसका यूज होता है। यही इसका डिसएडवांटेज है हमारे ट्रांसफर फंक्शन का। और इनिशियल कंडीशन डू अफेक्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस, बट दीज आर नेग्लेक्टेड वाइल डिटरमाइनिंग द ट्रांसफर फंक्शन, मतलब ट्रांसफर फंक्शन लेते समय इस चीज़ को, जो हमारा इनिशियल कंडीशन है, इसको हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका फर्स्ट हमने बताया था कि फर्स्ट रूल है ट्रांसफर फंक्शन सॉल्व करने का, वो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक है। ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, BRT कह सकते हैं, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। तो इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ब्रांच पॉइंट क्या होता है, समिंग पॉइंट क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम समझाने की बात करें तो देखिए, कोई भी आप मतलब ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक करना है तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले समझना होगा कि ब्रांच पॉइंट क्या होता है। देखिए, जो भी टेकअप पॉइंट है, ब्रांच पॉइंट जो ऐसे आपको दिखेंगे जहाँ से मतलब ब्रांचेज निकल रहे हैं, तो उसे हम ब्रांच पॉइंट के नाम जानेंगे। ठीक है, ये देखिए ब्लॉक की तरह है, तो इसे हम ब्लॉक कहेंगे। ये जो है हमारा, ये जो है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट क्या कहते हैं? देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियरली देख रहा होगा कि ये हमारा समिंग पॉइंट है। अगर ये जो एरो है माइनस के, मतलब माइनस के पास रहे, तो इसे हम निगेटिव फीडबैक कहेंगे। निगेटिव फीडबैक आप पढ़े भी होंगे। देखिए, वन शॉट का मतलब होता है आप एक बार पढ़ चुके हैं, केवल आप रिवाइज कर रहे हैं। तो हम उसी तरीके से आपको समझाने की कंसेप्ट देने का मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बार कम से कम पढ़े हों। जब आप एक बार पढ़े होंगे तो जब हम बता रहे हैं ना, अपना पूरा 100% दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग समझ में आए। तो आप एक बार पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब समिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ हमारा आउटपुट, मतलब आउटपुट या इनपुट ऐड या सब्ट्रैक्ट, उसे हम समिंग पॉइंट कहते हैं। तो अगर हमारा एरो जो है निगेटिव के सामने हो तो उसे निगेटिव फीडबैक कहते हैं, और अगर वो पॉजिटिव के सामने हो तो उसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि समिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ से क्लियर हो गया, जहाँ भी हमारा इनपुट या आउटपुट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो उसे समिंग पॉइंट कहेंगे। ब्रांच पॉइंट कहाँ हो, किसको कहते हैं? जहाँ से ब्रांचेज लिखे होते हैं। और ब्लॉक जो होता है ब्लॉक की तरह दिखने वाला, उसे हम ब्लॉक कहते हैं। अगर ये 3 चीज़ आपको मालूम है तो ये जो होता है सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ क्या है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप क्यों है? क्योंकि देखिए, ये हमारा इनपुट है, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट है ना, इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारा ये फीडबैक लगा हुआ है, निगेटिव फीडबैक, क्योंकि निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसे हम सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप सिस्टम कहेंगे। और निगेटिव हमारा इसमें फीडबैक है।
तो अब जो है देखिए, हमने आपको बताया कि ब्रांच पॉइंट क्या होता है, समिंग पॉइंट क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, पहला कह सकते हैं हमारा ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स, मतलब कुछ रूल्स हैं, उसको समझने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, क्योंकि देख सकते हैं कि आपको 10 रूल आने चाहिए। अगर आपको 10 रूल आएगा, 3 रूल मतलब ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक ऑब्वियसली 7 नंबर में आपके एग्जाम में आता है। इसको करने के लिए आपको ये 10 जो रूल हैं आपको आने चाहिए। अगर आपने 10 रूल अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आप सोचेंगे कि हम ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक विथिन 5 मिनट सीख लें, तो कभी आप सीख नहीं सकते। जो ये रूल है, रूल सीखने के बाद कम से कम आप 4 से जब 5 क्वेश्चन करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली जो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक है उसके क्वेश्चन करने लगेंगे। तो जो इस मतलब वीडियो में कवर करने वाला हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक में। इससे ज़्यादा आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं कि हम भी वीडियो बनाने के लिए क्वांटम जो आपके मतलब ओबियसली ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर फ्रॉम AKTU, वो बिना क्वांटम के एग्जाम तो देते नहीं होंगे, भले ही वो टॉपर हो क्यों ना, वो मतलब क्वांटम तो पढ़ते हैं। क्वांटम से ये पता चलता है कि मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन या क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो आप क्वांटम प्रीफर कर सकते हैं और वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मोटो है कि वन शॉट वीडियो में मतलब वही क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपको हम समझा सकें और बहुत ही ईज़िली आपको भी समझ में आ सके। तो सबसे पहले ये जो 3 रूल हैं उसको हम मतलब कवर करते हैं और उसे आप देखिए। तो सबसे पहला जो होता है रूल जो होता है, इसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। सीरीज कनेक्शन या कैस्केड कहते हैं। कैस्केड कनेक्शन मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड मतलब कनेक्टेड रहते हैं। जब इस तरह से दो ब्लॉक G1 ऑफ फेस और G2 ऑफ फेस इनपुट और आउटपुट से कैस्केड या सीरीज कनेक्शन हो, तो आउटपुट जो होता है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जो हमारा यहाँ पे 2 ब्लॉक दिख रहा है आपको, G1 ऑफ फेस और G2 ऑफ फेस, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा G1 ऑफ फेस और G2 ऑफ फेस। तो ये जो होता है सीरीज कनेक्शन या कैस्केड कनेक्शन में हम जो भी ब्लॉक होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हमारा आउटपुट निकल जाता है। अगर पैरेलल की बात करें, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। ये और ये दोनों पैरेलल हैं। जब पैरेलल होंगे तो हम फीडबैक दिखेंगे। अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो दोनों जो है हमारा ब्लॉक ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए पहला प्लस है तो G1 और G2 ऐड होगा। अगर निगेटिव है तो हमारा अगर पैरेलल रहेगा तो निगेटिव मतलब माइनस होगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा जो है ब्लॉक जो है 2 ब्लॉक अगर सीरीज़ में है तो वो मल्टीप्लाई होंगे, और अगर पैरेलल में है तो डिपेंड करेगा फीडबैक पे। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो दोनों ब्लॉक जो होंगे आउटपुट में ऐड होंगे। अगर निगेटिव फीडबैक है तो हमारे दोनों ब्लॉक जो हैं माइनस होंगे। तो दोनों रूल को हमने समझाने की बहुत कोशिश की। और अगर हम तीसरे रूल की बात करते हैं, तो जो आपका पॉजिटिव फीडबैक है, जब भी पॉजिटिव फीडबैक हो तो उसमें जो सबसे पहले ऊपर वाला होता है उसे न्यूमरेटर में लेते हैं। उसके बाद अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो 1 माइनस करते हैं, और जो दोनों ये मतलब पैरेलल हैं तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। G1 इंटू G2। जब भी आपका देखिए पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो 1 में से माइनस होता है डेनोमिनेटर में। और जहाँ भी मतलब निगेटिव फीडबैक आता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव फीडबैक है, जहाँ भी निगेटिव फीडबैक आएगा तो ऊपर को डेनोमिनेटर में सॉरी जो ऊपर का ये G1 ऑफ एस है इसे न्यूमरेटर में लेंगे G1 ऑफ एस, और निगेटिव फीडबैक है तो 1 प्लस G1 ऑफ एस इंटू H1 ऑफ एस कर लेंगे, तो ये हमारा निगेटिव फीडबैक होगा। तो ये हमारे 4 रूल होंगे। उसके बाद 5वें रूल जो होता है, ये जो रूल 5वां रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मूविंग द समिंग पॉइंट, आपका ये समिंग पॉइंट है अहेड द ब्लॉक, मतलब आप जब ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप वहाँ पे जो आपका ब्लॉक है या जो आपका ब्रांच पॉइंट है इसको अहेड या मतलब बिहाइंड करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये समिंग पॉइंट है इसको हम यहाँ लाने वाले हैं, देख सकते हैं ये जो समिंग पॉइंट है यहाँ पे यहाँ से यहाँ चला गया है। जब समिंग पॉइंट देखिए यहाँ से ए इनपुट है, ये समझाने की हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आपको 100% समझ में आएगा। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज कमी है। अगर हमारे पास कह सकते हैं अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो हम लिख के अगर आपको समझाते, क्वेश्चन करके समझाते तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने पीपीटी बनाया और पीपीटी को समझा रहे हैं तो थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत होता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि आई यूज़ माई 4 फिंगर टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय राइटिंग विथ माई 4 फिंगर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का मतलब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल सो दैट I can able to purchase the smart board, and then I will give more prefer and more effectively content. So without I can say just
सेइंग समथिंग एल्स, आई जस्ट वांट टू क्लियर द वन शॉट वीडियो। देन हम कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे और सेपरेट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट द थिंग आई एम फेसिंग एंड हाउ आई विल रिकवर फ्रॉम दैट। तो सबसे पहले अगर हम पाँचवीं जो आपका रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो समिंग पॉइंट है इसको अहेड कर रहा है ब्लॉक से, जब अहेड करेंगे तो देखिए ए यहीं पे रहेगा, ये समिंग पॉइंट जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है आउटपुट जो आ रहा है ए प्लस बी इंटू जी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक और ब्लॉक लगाना पड़ेगा, अगर एक ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो अगर ये जी नहीं लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा आउटपुट, अगर जी यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, तो ए जी और ए में जी से मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन ये बी जो होगा ऐसे जाता है ए जी प्लस बी, लेकिन हमें ए प्लस बी इंटू जी लेना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक एक जी जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक जी का ब्लॉक जो है हम हमेशा ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको याद करना होगा, समझना होगा कि जब भी हम समिंग पॉइंट को ब्लॉक के अहेड लाते हैं तो एक जो है ब्लॉक जो है जी का वो ऐड होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही बैक ले जाएंगे, जैसे हम बैक ले जाएंगे, जैसे यहीं पे आपको हम समझा देते हैं, जब समिंग पॉइंट को हम मतलब ब्लॉक से बिहाइंड ले जाएंगे तो 1/g से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो होता है अगर हम अहेड ले जाते हैं तो जी से मल्टीप्लाई होता है ठीक है। यहाँ पे यही क्या है, मूविंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, जब ये ब्लॉक से बिफोर ले जाएंगे समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक, जब देखिए ये समिंग पॉइंट को जी जो ये ब्लॉक है इस ब्लॉक से बिफोर ले जाएंगे, जैसे ए जी प्लस बी लाना है, जब बिफोर लाएंगे तो 1/g से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हम समझाने की आपको बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, अगर आप वीडियो को समझना चाहते हैं और देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। उसके सातवें पॉइंट की हम बात करें, इंटरचेंजिंग इनपुट, जो इनपुट है देख सकते हैं हमारा इनपुट जो है ए और बी है, इसको हम इंटरचेंज करेंगे, जो बी और सी है मतलब इनपुट जो है इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे मतलब ये जो हमारा इनपुट है दोनों इनको चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखिए ए यहीं पे रहेगा, ये सी यहाँ पे आ जाएगा और ये बी यहाँ पे चला गया। तो ये मतलब इंटरचेंज कब करेंगे, जब फीडबैक जो होगा सेम होगा। फीडबैक अगर सेम नहीं हो तो इंटरचेंज करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। तो ये जो भी रूल्स हैं ये रूल्स आपके मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए और यहाँ पे बी है, यहाँ पे माइनस फीडबैक है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जो है यहाँ पे आ जाएगा एक ब्लॉक में बन के। उसके बाद जो 9वां और 10वां है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ देखिए, और अगर इसको आप समझ लिए तभी आप ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक के क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन करने में बहुत ही मतलब दिक्कत होगा। आप देख सकते हैं आपको समझाने के लिए मैं इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, मैं अपना मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्फेसिस मतलब बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, इसलिए कि अगर आपको रूल समझ में आ गया, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक जो आपको अगर कठिन लगता हो करने में वो कठिन नहीं लगेगा। सबसे पहले देख सकते हैं जो हमारा 9वां पॉइंट होता है, यहाँ पे ब्रांच पॉइंट जो है, ब्रांच पॉइंट को मूविंग अहेड अहेड द ब्लॉक, जब ब्लॉक से अहेड करेंगे तो इसमें 1/g से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1/g से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यही समिंग पॉइंट को हम अहेड द ब्लॉक करते हैं तो g से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अभी आपने देखा, जैसे अगर आपको हम दिखाएं तो जो हमारा समिंग पॉइंट है देखिए, जब समिंग पॉइंट को ब्लॉक से इधर करते हैं तो g से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हम यहीं पर ब्रांच पॉइंट को करें तो 1/g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको समझना होगा, एक बार आप समझ गए कि कब हम 1/g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कब समिंग पॉइंट कब ब्रांच पॉइंट को मतलब आगे पीछे कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए लास्ट जो आपका कह सकते हैं रूल है वो रूल नंबर 3 होता है। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, मूविंग द टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट मतलब इसको ब्रांच पॉइंट कहते हैं, ब्रांच पॉइंट को बिफोर मतलब बिफोर दी ब्लॉक, ब्लॉक से पहले लाने के लिए, जब ब्लॉक से पहले लाएंगे तो जी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ समिंग पॉइंट। तो यहाँ से आप 10 जो हमने रूल बताया अगर आपको समझ में आया चलते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले जो हमने लिया है अगर ये हम बताएं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम अपने मतलब जो हमारा नोट्स है उस नोट से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सबसे पहले हम आपको ओपन लूप और क्लोज लूप समझाते हैं। देखिए यहाँ से मान के चलिए ये ओपन लूप कैसे है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब फीडबैक से कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन लिया और वॉशिंग मशीन मतलब किसी चीज़ से इसका आउटपुट डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे एयर कंडीशन लेंगे तो ये रूम के जो मतलब एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, उससे डिपेंड करेगा और ऑटोमेटिकली इसका जो मतलब टेम्परेचर है वो ज़्यादा और कम होगा। तो ये फीडबैक पर डिपेंड होता है हमारा रेफ्रिजरेटर। तो ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम में आएगा, वॉशिंग मशीन जो होगा वो ओपन लूप सिस्टम में आएगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सबसे पहले आपको ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से हम क्वेश्चन बताएं तो ये हमारा नोट्स है।
सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, ये समिंग पॉइंट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको हमें रिड्यूस करना है और लास्टली हमें ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन मतलब CS/RS क्या आएगा, यही हमें फाइंड करना है, CS/RS। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखने के बाद हम समझेंगे क्या कर सकते हैं। तो जब ये हमारा ब्रांच पॉइंट है, जब ब्रांच पॉइंट को इधर लाएंगे बिफोर द ब्लॉक, तो अभी आपने देखा कि हम बिफोर द ब्लॉक अगर हम ब्रांच पॉइंट को लाएंगे तो 1 जो भी ब्लॉक है G1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहीं 1/G1 नहीं, सॉरी G1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे दिखाया है ना कि इसको हम इधर ला रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे हमने लिखा भी है मूविंग द ब्रांच पॉइंट बिफोर द ब्लॉक G1 से हम पहले ला रहे हैं। जब G1 से पहले लाएंगे इसको, देखिए ये हमारा ब्रांच पॉइंट है, ये ब्रांच पॉइंट है ये, ठीक है। G1 से पहले लाएंगे तो H1 जो H1 में है G से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे G1 और G2, जो G1 और G2 जो है यहाँ पे, ये अब कैस्केड मतलब सीरीज में हो जाएंगे, और सीरीज में होते हैं तो ऐड होते हैं, राइट। तो यही हमने लिखा है कि जब पहला स्टेप करने के बाद स्टेप 2 में हम कंबाइन द ब्लॉक इन कैस्केड, जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, G1 और G2 मतलब जुड़ जाएंगे, G1 और G2, और G3 जो है ये ऊपर है, ठीक है। G3 और ये जो हो जाएंगे ये पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल में आपने देखा कि हम ऐड करते हैं G1 G2, ये जो है कैस्केड थे, कैस्केड से G1 G2 मल्टीप्लाई हुए, और G3 जो है पैरेलल में है तो इसलिए ऐड हो गया। तो हमारा एक और ब्लॉक बना जिसमें G1 G2 मल्टीप्लाई हुए क्योंकि ये कैस्केड में थे और ये जो है पैरेलल में था इसलिए ऐड हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है ये समिंग पॉइंट से हमारा निगेटिव फीडबैक है। निगेटिव फीडबैक है तो क्या होता है, 1 इसमें मतलब डिनोमिनेटर में, आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं कुछ नहीं है, तो 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम समझाने की आपको कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। 1 और 1 में प्लस G1 इंटू एच, क्योंकि ये फीडबैक है और फीडबैक हमारा ऐड होता है। अगर निगेटिव फीडबैक है तो प्लस होगा, पॉजिटिव फीडबैक होता है निगेटिव होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लास्टली हमने रिड्यूस किया, 2 ब्लॉक बन गए और दोनों सीरीज मतलब सीरीज में है। जब सीरीज में है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे लास्टली हमने लिखा भी है, सभी स्टेप को लिखना पड़ता है कि स्टेप नंबर 3 में आप क्या कर रहे हैं, कंबाइन द ब्लॉक या निगेटिव फीडबैक को रिमूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो लास्टली हम जो हमारा स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5 में ये जो 2 ब्लॉक हैं इनको हम कैस्केड मतलब सीरीज़ में करेंगे। जब सीरीज़ में करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा जो ये लास्टली CS/RS क्या आ जाएगा, G1 G2 प्लस G3 1 प्लस G1 प्लस G2, क्योंकि ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया यही हमारा जो है ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो हमने सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया, ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी क्या लिखा है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखा है शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट बिफोर G3। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो 100% आपको कह सकते हैं, अगर समझ गए तो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक आपको बहुत ही ईजी लगेगा। हम समझाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, इसीलिए अपना स्पीड जो है हम बहुत स्लो रखे हैं क्योंकि आपको समझ में आया। तो G3 जो ब्लॉक है, G3 ब्लॉक से हम समिंग पॉइंट को पहले लाएंगे। जब समिंग पॉइंट से पहले लाते हैं तो 1/G3 से हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1/G3 जो हमारा यहाँ देख सकते हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखिए ये जो है हमारा समिंग पॉइंट, इसको हम यहाँ पे लाएँ। जब यहाँ पे लाएँ तो देख सकते हैं यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ हमारा समिंग पॉइंट आया। जब यहाँ समिंग पॉइंट आया तो जो हमारा ये H3 है यहाँ से, इसमें क्या होगा 1/G3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा क्या है, H3 में G/3 से मल्टीप्लाई किया और ये समिंग पॉइंट को बिफोर दी मतलब ये ब्लॉक लाया, बिफोर दी ब्लॉक लाया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो ये हमारा G2 है, ठीक है, और G1 G2 को इसने क्या किया, इसने पैरेलल में है तो इनको क्या किया, इसने मतलब एक और ब्लॉक बना दिया रिड्यूस करके। अब ये जो हमारा मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये नहीं सॉल्व हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो फीडबैक जा रहा है यहाँ जा रहा है, इसका जो फीडबैक है यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करेंगे। इस समिंग पॉइंट को यहाँ लाएंगे और इस समिंग पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे, और ये समिंग पॉइंट को आप इधर उधर ले जा सकते हैं, आपको हमने समझाया था। जब हम समिंग पॉइंट को चेंज करेंगे तो ये हमारा G1 मतलब यहाँ से इसने मतलब ऊपर ही कर दिया। जैसे क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो G1 और H1 है ये निगेटिव फीडबैक है। जब निगेटिव फीडबैक होता है तो क्या होता है, G1 होता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में G1 और H1 प्लस में होता है 1 प्लस।
तो इसने मतलब ये जो है ब्लॉक मतलब इसको रिड्यूस करके एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया। और ये जो है मतलब स्टेप इसने नहीं लिखा, स्टेप को मतलब इमिट किया है। तो यहाँ से निगेटिव फीडबैक से इसने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं आपको लिख के समझा नहीं सकता और इसको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। इसके लिए स्मार्ट बोर्ड होना कंपलसरी है। या तो हम लिख के कॉपी पे समझाएं, कॉपी पे लिखेंगे तो एक ही क्वेश्चन समझाने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगेगा और आपको मतलब आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे। तो मेरा मेन मोटिव है कि वन शॉट में कम से कम 40 से 50 मिनट में आपको एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दें। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि अगर पहली बार पढ़ाऊँगा तो इसको हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली जाना पड़ेगा और उतना डीपली जाऊँगा तो एक वीडियो का लेंथ कम से कम 50-60 मिनट जाएगा। और एक एक कंसेप्ट खत्म करने में, जैसे ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक है, उसमें कम से कम 2 से 3 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा मेन मोटिव है वन शॉट बनाना। वन शॉट से हम आपको 100% अपना दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो यहाँ से देख सकते हैं लास्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरचेंज किया, जब इंटरचेंज करेगा यहाँ पे हमने समिंग पॉइंट को इंटरचेंज किया। जब समिंग पॉइंट को इसको हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे और इसको ये जो है हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों जो हो जाएंगे ये कैस्केड हो जाएंगे। जब कैस्केड हो जाएंगे उसके बाद कैस्केड होने के बाद ये जो G2 है इससे जो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही कैस्केड हुआ G2 G3 और G4 कैस्केड होने के बाद H2 जो H2 है H2 से क्या हो जाएंगे निगेटिव फीडबैक। जब निगेटिव फीडबैक आया तो इतना आया। निगेटिव फीडबैक होने के बाद हम क्या करेंगे फिर से ये समिंग पॉइंट जो है बिफोर द ब्लॉक ले जाएंगे, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। तो ये समिंग पॉइंट को इधर लाएंगे, ठीक है। जब इधर लाएंगे तो ये जो तीनों हैं आप देख सकते हैं ये जो ब्लॉक हैं, जो ये हम समिंग पॉइंट को अगर हम यहाँ पे अगर बिफोर द ब्लॉक से पहले ले जाने के लिए कह रहा है तो मतलब ये जो हमारा समिंग पॉइंट है जब इसको हम बिफोर द ब्लॉक ले जाएंगे, ठीक है, तो ये इससे जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आप जानते होंगे जो इस ब्लॉक के हम पीछे ले जा रहे हैं इस समिंग पॉइंट को, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका 1 मतलब जो भी है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आ जाएगा फिर से हम इंटरचेंज करेंगे समिंग पॉइंट को, तो ये जो है इसके साथ हो जाएगा और ये जो समिंग पॉइंट है इसके साथ आ जाएगा। जब इसका फीडबैक इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ से निगेटिव फीडबैक बन जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव फीडबैक के लिए और इसको सॉल्व करेंगे पॉजिटिव फीडबैक के लिए। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये अब कैस्केड बन जाएगा। ये और ये 3 ब्लॉक जो हो जाएंगे कैस्केड हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव फीडबैक कैसे सॉल्व होता है कैसे नहीं सॉल्व होता है, इसके लिए आपको प्रॉपर एक एक चीज़ समझाना होगा जो कि हम समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर समझाने लगे तो इसके लिए स्मार्ट बोर्ड पहला चाहिए, लिख के समझाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ हमें समझाने के लिए कम से कम वीडियो का लेंथ और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप अगर चाहते हैं लंबा वीडियो देखना तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम लिख के समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा हम आपको आइडिया देख कैसे ये कर रहा है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जब इंटरचेंज करेंगे तो इसका जो मतलब ब्रांच पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये इससे क्या होगा मतलब निगेटिव फीडबैक से कन्वर्ट हो जाएगा। जब निगेटिव फीडबैक होता है G3 और G4, ठीक है, न्यूमरेटर 1 प्लस G3 और ये G3 है और ये H2 है, मैं इसको बात कर रहा हूँ। फिर क्या करेंगे निगेटिव फीडबैक है ये न्यूमरेटर में हो गया ये और प्लस फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। तो ये निगेटिव फीडबैक कैसे सॉल्व करते हैं पॉजिटिव फीडबैक ये आप जानते होंगे, मुझे बिल्कुल आशा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो तीनों ब्लॉक है जब तीनों ब्लॉक को कैस्केड में आप सॉल्व करेंगे तो तीनों गुना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्टली आपका CS/RS आएगा और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक जो है जब आप ये 10 देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन में आपको सीरीज करते हैं तो क्या होता है दोनों जो इनपुट का जो मतलब G1/S G2/S मल्टीप्लाई होता है, जब पैरेलल होता है तो ऐड होता है, जब कैस्केड पैरेलल उसके बाद जब मूविंग करते हैं हम ब्रांच पॉइंट को मतलब ब्लॉक से अहेड ले जाते हैं तो G से मल्टीप्लाई होता है, बिफोर ले जाते हैं तो 1/G से मल्टीप्लाई, सबका मतलब यूज आ रहा है। जब आप रूल नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आपको समझ में आएगा, इसके लिए आपको रूल्स 10 आने चाहिए। तो यहाँ से जो आपका 33 मिनट हुआ, 33 मिनट में आपके 3 टॉपिक हमने कवर किया। पहला जो है ओपन लूप क्लोज लूप हमने खत्म किया, उसका ट्रांसफर फंक्शन खत्म किया, उसके बाद जो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक है उसे 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया। दोनों क्वेश्चन को हमने 100% दिया, आपको समझ में आया। नहीं समझ में आता है प्लीज़ एक बार वीडियो को और देखिए, अगर उससे भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, जितना हमसे हो सकेगा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपका अगेन न्यू टॉपिक है इसी जो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक होता है, थोड़ा मैं मानता हूँ कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो ये अब हम पढ़ने वाले हैं इसका अगर ऑब्वियसली कह सकते हैं
कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया तो मेसन गेन फार्मूला से जो सिग्नल फ्लो ग्राफ, एसएफजी कहते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये बहुत ईजी होता है। और जो भी गेट का प्रिपरेशन करते हैं, जो भी आप कर भी रहे होंगे, तो उनको एसएफजी से ही सॉल्व करना होता है। एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ से ही आप क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक लगा लगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेसन गेन फार्मूला क्या होता है? देखिए, जो मेसन गेन फार्मूला होता है, इसको मतलब ये भी जो होता है ट्रांसफर फंक्शन को ओवरऑल गेन मतलब डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूला होता है। देखिए, ये जो होता है पी के और डेल्टा के और फाई डेल्टा, ये जो इनका समीशन होता है, इसी से हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। जो यहाँ पे पी के होता है, पी और के, इसको हम फॉरवर्ड पाथ गेन कहते हैं। जो डेल्टा होता है, डेल्टा को क्लोज लूप गेन और म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप में जो फॉरवर्ड गेन का हम मतलब गेन निकालते हैं, डेल्टा को हम गेन कहते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड पाथ गेन है, उसके बाद ये गेन है, और लास्टली हम डेल्टा को निकालते कैसे हैं? तो डेल्टा निकालने के लिए 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। अभी हम आपको समझाएंगे कि इंडिविजुअल लूप क्या होता है। उसके बाद 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, सम ऑफ गेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल नॉन टचिंग लूप, मतलब नॉन टचिंग लूप में प्लस करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ मतलब नॉन टचिंग लूप। अभी हम समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से हम डेल्टा निकालते हैं, फिर मतलब जो हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन आता है पी के, फॉरवर्ड पाथ गेन जो होता है, उसको जो होता है फॉरवर्ड पाथ गेन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम डेल्टा निकालते हैं उसे डिवाइड करते हैं, तो हमारा सी एस बाई आर एस निकल जाएगा। देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम ही समझ रहे हैं, क्योंकि जब मैं भी पढ़ रहा था समझ में नहीं आ रहा था। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले कुछ हमें चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि सोर्स नोड क्या होता है, सिंक नोड क्या होता है, चेन नोड क्या होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सोर्स नोड क्या होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा एक्स नोट है, यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम सोर्स कहेंगे। और जहाँ पे इंड हो रहा है, उससे जो पॉइंट पे इंड हो रहा है उसे हम सिंक कहेंगे। और जो ये फॉलो हो रहा है x1 x2 x3 x4, इसे हम चेन नोड कहेंगे। नोड मतलब जानते होंगे क्या होता है, यही यहाँ पे लिखा है। सोर्स नोड जो है एक्स नोट को हम सोर्स नोड कहेंगे, यहाँ से इनिशिएट हो रहा है। हमारा सिंक नोड है जहाँ पे खत्म हो रहा है, x5 देख सकते हैं, x5 पे हमारा ये खत्म हो रहा है, तो इसलिए सिंक नोड बोलेंगे। और जो x1 x2 x3 और x4 है, इसे हम चेन नोड कहेंगे, क्योंकि चेन बनाए हुए हैं, राइट। उसके बाद फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ समझना होगा। देखिए, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, सीधे आपको जो पाथ दिख रहा है उसे हम फॉरवर्ड पाथ कहेंगे। एक्स नॉट x1 x2 x3 x4 x5, ये सीधे जा रहा है तो इसे हम फॉरवर्ड पाथ कहेंगे। इसी तरफ मतलब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉरवर्ड पाथ के लिए। फॉरवर्ड पाथ यहाँ से देखिए, एक्स नॉट, ठीक है, x1, फिर से देखिए ये फॉरवर्ड पाथ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो ये फॉरवर्ड पाथ नहीं हो सकता। फॉरवर्ड पाथ के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ से हम जाएंगे x1, ठीक है, x1 के बाद हम यहाँ गए g3, g3 के बाद देखिए ऐसे गए, फिर ये उल्टा गया, ये भी नहीं हमारा फॉरवर्ड पाथ हो सकता। सेकंड फॉरवर्ड पाथ क्या हो सकता है? देखिए, x1 x2 x3 x4 x5, x1 x2, फिर x3 कहाँ है, x3 x4 x5, ये पहला फॉरवर्ड पाथ बताया इसने, ठीक है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ x1, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये लिखा है x0 x1 x3 x4, x0 हो गया, ठीक है, x1 हो गया, फिर x3 हो गया, फिर x4 हो गया, फिर x5 हो गया। ये हमारा सेकंड फॉरवर्ड पाथ। थर्ड फॉरवर्ड पाथ x0 x1 x3 x5, x0 x1 x3, देखिए x0, ठीक है, x1 यहाँ से गया, ऐसे गया, यहाँ से गया, और फिर ऐसे गया, ये एक और फॉरवर्ड पाथ मिल गया। अगर हम चौथी फॉरवर्ड पाथ की बात करें, चौथा फॉरवर्ड पाथ, तो x0 x1 x2 x3 x5, देखिए हम यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे चले गए, ये एक फॉरवर्ड पाथ हो गया हमारा। एक फॉरवर्ड पाथ ऐसे हो गया, ठीक है, एक फॉरवर्ड पाथ सीधे हो गया, मतलब डायरेक्शन सेम हो, तो ये हमें फॉरवर्ड पाथ के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉरवर्ड पाथ हो गया। फीडबैक लूप क्या होता है? ये फीडबैक लूप मतलब लूप बने, जैसे देखिए इनका भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ से अगर हम चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो ये हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है, तो ये लूप नहीं कहेंगे। लूप के लिए क्या कह सकते हैं? जैसे यहाँ से हम चले, ठीक है, और यहाँ से चले, ये भी हमारा लूप नहीं बन सकता है। ये जो है इंडिविजुअल लूप है, देखिए एक लूप बन रहा है, इसे इंडिविजुअल लूप कहेंगे। अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो ये मतलब सेम डायरेक्शन में, तो इसे हम एक लूप कहेंगे। ये हमारा लूप गेन है, ठीक है। तो यहाँ से आपने लूप देखा, सेल्फ लूप हमने बताया कि सेल्फ लूप जो है, देखिए यहाँ पे G33, जो हमारा G33 है, ये सेल्फ लूप है। ये लूप बन रहा है ना, जहाँ से हम चल रहे हैं यहाँ से, तो ये एक लूप बन रहा है, इसे हम सेल्फ लूप के नाम से जानते हैं, राइट। अगर उसके बाद हम पाथ गेन की बात करें, उसके बाद डमी नोड की बात करें, देखिए ये जो है मतलब ये भी लूप बन रहे हैं, देख रहे हैं,
यहाँ पे एक लूप बन रहे हैं, यहाँ पे भी एक लूप बन रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में तो उसे हम लूप कहते हैं। और सोर्स सिंक आपने देखा ही, नॉन टचिंग लूप कहते हैं। देखिए किसे, एक लूप बन रहा है, ठीक है, ये टच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यही यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये टच कर रहे हैं, तो इसे हम टचिंग लूप कहेंगे अगर टच कर रहा है तो। लेकिन ये लूप और ये लूप टच नहीं कर रहे हैं, तो इसे नॉन टचिंग लूप कहेंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि टचिंग लूप, नॉन टचिंग लूप किसे कहते हैं, उसका लूप गेन किसे कहते हैं। लूप गेन क्या होगा, जैसे ये लूप बन रहा है तो यहाँ पे H1 है और यहाँ पे G2 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन G2 इंटू माइनस H1, इसे हम लूप गेन कहते हैं। यहाँ पे यही लिखा है, इसे लूप गेन कहते हैं। और लूप गेन, ये एक पहला लूप गेन निकालना है तो L1 लिखेंगे, अगर पहला फॉरवर्ड पाथ लिखाना है तो F1 लिखेंगे। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ओबियसली हम कह सकते हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो 110% मुझे बिल्कुल मालूम है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें यहाँ तक कंफर्मेशन है कि आप वन शॉट तभी देखते हैं जब आप चैप्टर को पढ़े होते हैं। इट्स ओनली फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं हो सकता कि आप केवल वन शॉट पढ़ के आप एग्ज़ाम पास कर लें। थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू पहले से होना चाहिए, उसके बाद हम आपको बहुत ही हेल्प मिलता है वन शॉट देखने से। तो देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा या ऐसे दिया रहेगा, दोनों तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है। तो हम एक ही क्वेश्चन का यूज करके हम दोनों तरीका आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे दिया रहता है। अगर एसएफजी से पूछता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ से अगर पूछेगा, तो ऐसे आपका ग्राफ दिया रहेगा। इस ग्राफ से आपको CS/RS ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है। तो अगर हम बात करें, देख सकते हैं फॉरवर्ड पाथ पहले ढूंढते हैं, कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। चलिए फॉरवर्ड पाथ देखते हैं। देखिए सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ 100% किसी भी क्वेश्चन में सीधा सीधा फॉरवर्ड पाथ बनता है। पहला फॉरवर्ड पाथ ये बन गया। दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखिए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, अगर यहाँ से जाएंगे तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहाँ जाएंगे, ये भी इसका अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ जाएंगे ये भी अपोजिट डायरेक्शन, ये नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ से जाएंगे, एक और फॉरवर्ड पाथ मिला, तो हमको 2 फॉरवर्ड पाथ मिला। पहला फॉरवर्ड पाथ ये मिल रहा है, तो इसमें जो भी जी की वैल्यू रहती है, G1 G2 G3, ये हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ होता है, ठीक है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ की बात करें, यहाँ से गए, यहाँ गए, ठीक है, ऐसे निकल गए। G1 इंटू जी माइनस G4, G1 इंटू माइनस G4, ये हमारा सेकेंड फॉरवर्ड पाथ बन गया। अब लूप की बात करते हैं, इसमें लूप कितने बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले लूप कितने बन रहे हैं, इस लूप को देखते हैं। तो इसमें हमें लगता है कि 5 लूप बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले कि लूप कैसे बनते हैं, लूप हमने बताया कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं लूप वन कैसे बन रहा है। सबसे पहले देखिए G1 G2 माइनस H1, ये G1 और G2 माइनस H1, देखिए सेम डायरेक्शन है ना, यहाँ से चले, यहाँ चले, यहाँ गए, पहला लूप। दूसरा लूप ऐसे, तीसरा लूप ये बना, ठीक है, चौथा लूप ये बना, मतलब डायरेक्शन सेम है। फिर से आपको समझा रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, ये हमारा पहला लूप बना, ठीक है। यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, फिर ये इसका सेम डायरेक्शन सेकंड लूप बना। फिर अगर थर्ड लूप की हम बात करें, थर्ड लूप यहाँ से देखिए, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे सब मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, देखिए। और यहाँ से देख सकते हैं, ये मतलब हमारा फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, फिफ्थ लूप। और सभी लूप का गेन कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया G1 इंटू G2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस H1, तो ये हमारा फर्स्ट लूप हुआ। अगर सेकंड लूप की हम बात करें, सेकंड लूप यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है G1 G2 और ये माइनस H1, ये हमारा सेकंड लूप हुआ। तो ये सभी लूप हम निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हमने P1 निकाला फॉरवर्ड पाथ, P2 निकाला, उसके बाद लूप गेन हमने निकाला। लूप गेन निकालने के बाद हमने फॉरवर्ड पाथ निकाला। फॉरवर्ड पाथ जो मल्टीप्लाई होता है, लूप पहला लूप से मल्टीप्लाई होता है। तो ये सभी हमने लूप निकाला। उसके बाद लास्टली हम P1, अपने फार्मूला आपने पढ़ा, देखिए अभी हम आपको फार्मूला अगर दिखाएं, फार्मूला में सबसे पहले हमें फॉरवर्ड पाथ निकालना होता है। फिर जैसा पहला फॉरवर्ड पाथ निकाला, उसका पहला फॉरवर्ड पाथ का लूप गेन निकालेंगे। उसके बाद हम डेल्टा निकालेंगे, और डेल्टा निकालने के लिए जो भी आपने फॉरवर्ड पाथ निकाला है उसको 1 से माइनस करते हैं, तो हमारा डेल्टा निकलता है, ठीक है। और डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। जो भी हमने फॉरवर्ड पाथ अभी तक निकाला, यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हमने फॉरवर्ड पाथ निकाला, डेल्टा निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, अगर जूम करके आपको बताएं, हम डेल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस जो भी आपको फॉरवर्ड पाथ दिख रहे हैं, L1 L2 L3 L4 L5, सबको ऐड करके 1 में से घटाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा 1 माइनस जो भी हमारा ये फॉरवर्ड पाथ है, इसको जब माइनस करते हैं, मतलब ऐड करके, तो ये हमारा डेल्टा निकलता है। यहाँ से हम डेल्टा निकालते हैं, और देन हमारा P1 P2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब ये हम सभी फाइंड कर लेते हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन नंबर 1 2 जितने भी आते हैं, उसका लूप गेन निकालते हैं। लूप गेन निकालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, देखिए नॉन टचिंग लूप का कंसेप्ट आता है कैसे। देखिए सबसे पहले डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, डेल्टा 1 जो होता है, डेल्टा 1 निकालने के लिए अगर यहाँ से चलेंगे, देखिए ये अगर सब, देखिए इससे सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, सब पॉइंट जो इंटरकनेक्टेड है। कोई ऐसा है जो नॉन टचिंग है, आप देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नॉन टच नहीं है, सभी पॉइंट जो है टचिंग है।
इसलिए इसका डेल्टा वन जो होगा 1 आएगा, ठीक है। जब ऐसा आता है तो 1 आता है, क्योंकि जो हम डेल्टा निकालते हैं वन माइनस नॉन टचिंग लूप। तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉरवर्ड पाथ पर फर्स्ट में कोई ऐसा लूप नहीं है जो इसे टच नहीं कर रहा है, तो इसे हम नॉन मतलब डेल्टा वन निकालेंगे। डेल्टा टू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये देख सकते हैं, ये हमारा मतलब ऐसे हम जा रहे हैं, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब जाते हैं ऐसे, तो इसमें भी देख सकते हैं सभी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी लूप टच है, ये भी लूप टच हो रहा है, ये लूप टच नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसका अगर देखेंगे इनपुट टच हो रहा है, तो इससे भी हमारा डेल्टा जो टू होगा ये भी हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने सभी चीज़ को जब निकाल लेते हैं तो लास्टली जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला होता है टी एफ इक्वल टू सी एस बाई आर एस, ये जो इस मतलब फार्मूला में रखते हैं, जब फार्मूला में रखने के बाद सभी का वैल्यू रखते हैं, तो देख सकते हैं P1 का वैल्यू हमारा क्या आया था। सबसे पहले हम P1 की बात करें, जो हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आया था इसका वैल्यू इतना आया था, जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है इसका वैल्यू इतना आया था। डेल्टा वन जो यहाँ पे है, डेल्टा वन की वैल्यू जो है हमारा 1 आया। डेल्टा टू जो फर्स्ट सेकंड फॉरवर्ड पाथ लूप गेन है उसका वैल्यू हमारा इतना आया, ठीक है। हमारा डेल्टा जो है फाइनली देखिए हम करके नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि सभी को अगर हम लिख के करने लगे तो हम बार बार कह रहे हैं टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और टाइम कंज्यूमिंग हम नहीं बनाना चाहते हैं। वन शॉट मीन्स आपको केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को समझाते हुए आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑब्वियसली जब सभी वैल्यू को आप रखेंगे, जब आप सभी वैल्यू को मतलब रखेंगे, P1 डेल्टा वन का वैल्यू 1 हो गया, P1 P2 का वैल्यू डेल्टा का वैल्यू, तो ये लास्ट जो आता है मतलब ये हमारा जो होता है ट्रांसफर फंक्शन का आंसर होता है। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने इसको सॉल्व किया, राइट। तो अगर हम मतलब दूसरा क्वेश्चन अगर आपको हम समझाएं तो यहाँ से 1 मिनट, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी फॉरवर्ड पाथ हमें मतलब 1 मिनट, यहाँ से कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आ गया मतलब ब्लॉक डायग्राम में, जब ब्लॉक डायग्राम में आ गया तो कैसे इसे सॉल्व करते हैं। जब ब्लॉक डायग्राम में आ जाता है तो सबसे पहले जो भी आपका ब्रांच पॉइंट होता है, इनपुट जो होता है, सबसे पहले इसको 1 लिखते हैं, ठीक है। जो आपका ब्रांच पॉइंट होता है उसको 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर जो भी आपका ब्रांच पॉइंट होता है, ब्लॉक डायग्राम को नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ मतलब पोजीशन देते हैं 3, फिर ये 4 ब्रांच पॉइंट, ये हमारा 5, ये हमारा 6, मतलब पॉइंट जब आप इंडिकेट करने के बाद ये पॉइंट लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा 6 जो हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 2 मतलब ये 3 और 4 के बीच में ब्लॉक G1 है, तो यही लिखा है 2 और 3 के बीच में देखिए ये G1 है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर से ये जो है हमारा 4 और 5 के बीच में G2 G3 है, 4 और 5 देखिए यहाँ पे 4 और 5 के बीच में G3 है ना, ठीक है। तो ये जैसे जैसे दिया होता है ऐसे ऐसे हम यहाँ पे समझाना हमको बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं तो समझा सकता हूँ, देखिए मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन आपको अगर समझना है तो ओबियसली आपको सपोर्ट करना होगा मुझे। अगर आप वंस सपोर्ट करते हैं देन आई विल ट्राई टू गिव यू मोर सुटेबल वे ऑफ इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन। लेकिन मुझे अभी इसको समझाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बिकॉज आई एम फेसिंग फ्रॉम lack of smart board. Once I have a smart board then I have a big screen and there I can make you understand very easily. लेकिन आपको अगर मैं समझाने की कोशिश किया कि सबसे पहले हम पॉइंट इंडिकेट करते हैं, सभी पॉइंट को लिखते हैं, पॉइंट लिखने के बाद हम ऐसे सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं। जब सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं तो उसमें P1 फॉरवर्ड पाथ निकालते हैं, डेल्टा वन फॉरवर्ड पाथ का गेन निकालते हैं, उसके बाद डेल्टा निकालते हैं, उसके बाद जो अपना फार्मूला होता है TSS/CS/RS वो फार्मूला में रखते हैं। हमारा फार्मूला जो होता है P1 पी के डेल्टा के बाई डेल्टा होता है, इसमें हम रखते हैं, रखने के बाद हमारा CS/RS आता है, बस हमारा ख़त्म काम। तो ये देखिए केवल हम एक क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, एक क्वेश्चन से ऑब्वियसली कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको अगर करना है तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन कीजिए। अगर आप 2 दिन पहले भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप लगाइए और 100% ये 7 नंबर में आपको क्वेश्चन आता है। अगर ये आप करते हैं तो 7 नंबर आपकी झोली में है। तो प्लीज़ थोड़ा सा तो आपको इफेक्ट मतलब इफोर्ट करना ही होगा। एक बार आप हमारा वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा क्वांटम का यूज़ करेंगे, क्वांटम में जो क्वेश्चन दिए होते हैं 2-3 उसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा प्रेशर लेने का नहीं। तो लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो है सेंसिटिविटी होता है। सेंसिटिविटी क्या होता है आप जानते होंगे कि सेंसिटिविटी इज अ चेंज इन वेरिएबल ड्यू टू वेरिएशन इन पैरामीटर, मतलब किसी भी पैरामीटर में कितना चेंज हो रहा है उसे हम सेंसिटिविटी के नाम जानते हैं। ये भी जस्ट लाइक ट्रांसफर फंक्शन ही होता है, लेकिन इसमें चेंज आ जाता है, चेंज इन आउटपुट मतलब चेंज इन इनपुट। तो हमारा ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले ये दोनों जो है ब्लॉक सीरीज़ में है, मतलब कैस्केड है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए S1 S+1 और ये S+5, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K S
एस प्लस वन, ये एस प्लस वन से कैंसिल हो गया, तो केवल बचा के, केवल क्या बचा के एस और एस प्लस फाइव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन आ गया। जब हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया, देख सकते हैं यही हमारा ट्रांसफर फंक्शन आया जी एस। और जो हमारा फीडबैक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं लिखा होगा जरूर कि हमारा जो व्हाट इज सेंसिटिविटी पूछा, सेंसिटिविटी हमने बताया, जो यहाँ पे देख सकते हैं फीडबैक वन है। ये मतलब इसका फीडबैक जो है क्वेश्चन का, इसमें फीडबैक जो है यूनिटी लिया हुआ है, तो एच ऑफ एस, ये इसको हम फीडबैक कहते हैं, ये जो हमारा वन दिया हुआ है। तो सेंसिटिविटी निकालने के लिए सबसे इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टी अपन चेंज इन जी। तो डेल्टा टी बाई टी निकालेंगे और डेल्टा जी बाई जी निकालने के बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा चेंज इन मतलब टी और चेंज इन जी आएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। सबसे पहले हमारा जी ऑफ एस आया, जी ऑफ एस से हम ये फाइंड किए, तो ये हमारा टी ऑफ एस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव फीडबैक दिया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है निगेटिव फीडबैक से है। जब निगेटिव फीडबैक निकालते हैं तो आप जानते होंगे कि जी ऑफ एस जो होता है 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। जो हमारा फीडबैक होता है 1 से ऐड हो जाता है, जो हमारा न्यूमरेटर में होता है उससे ऐड करते हैं तो निगेटिव फीडबैक आता है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर फंक्शन वंस व्हेन वी गेट द ट्रांसफर फंक्शन, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आया, इसको जो है के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बाई हम डेल्टा मतलब डेल्टा टी को के रिस्पेक्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डेल्टा के। वो इसको हम जब निकाल लेंगे तो के का टी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, के ऊपर तो के ऑफ एस ही रहेगा, यहाँ पे समझ सकते हैं ये के रहेगा, और टी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन जो आ रहा है। तो जब वंस आप इस वैल्यू का मतलब इसका जो कोसेंट फार्मूला है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हमने डेल्टा टी यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा टी बाई मतलब ये टी है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि के यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। जब वंस आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आएगी। जब इतने वैल्यू को टी बाई मतलब के बाई टी, जो आपका ये टी ऑफ एस है, इसको के से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अतः करके देखिएगा, हम बस हमारा काम है समझाना यहाँ पे, क्योंकि मैं कर नहीं सकता बार बार एक ही चीज़ को मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको ये मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद इतनी वैल्यू आएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे रख के तो आपकी लास्टली वैल्यू इतना आएगी। तो ये हमारा सेंसिटिविटी हो जाएगा। चेंज इन, यहाँ पे देख सकते हैं चेंज इन परसेंटेज चेंज इन टी या परसेंटेज चेंज इन जी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं डेफिनेशन पर लिखा है कि चेंज इन वेरिएशन ड्यू टू मतलब पैरामीटर ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज नॉन एज सेंसिटिविटी। तो इस वीडियो का लेंथ कितना हुआ, ऑब्वियसली 52 मिनट सबसे लंबा गया, लेकिन हाँ ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने वीडियो देखा तो हम हर एक चीज़ को मतलब क्लियर किए हैं। तो लास्टली आई वुड लाइक टू से थैंक्स, मतलब थैंक यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस वीडियो में हमने बहुत ऐसे कंसेप्ट से जो कि हमको 4 फिंगर का यूज करके समझाना पड़ा, हमने अपना इफ़र्ट दिया आपको समझ में आया, लेकिन आपको कितना समझ में आया ये तो आप कमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा। और हर एक चीज़ को कैसे समझना चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले हम आपको बताएं, जैसे हमने स्टार्ट किया हमने बताया। तो प्लीज़ आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा तो वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि एग्जाम इस टू नहीं है, सबका हेल्प कीजिए और सबका भला कीजिए। सो लास्टली थैंक यू।